दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में दैट इज टॉक विद आलोट। आज थोड़ा सा एपिसोड थोड़ा खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों के बारे में जो सिर्फ पशु का इलाज नहीं करते बल्कि किसान की उम्मीद, परिवार की खुशियां और जिंदगियों को संभालते हैं। यस, दैट इज वेटनरी डॉक्टर। और हमारे साथ आज हैं दो जबरदस्त पर्सनालिटी दैट इज डॉक्टर सोनू पाटीदार सर, सीएफओ सृष्टि शर्मा। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर। हाउ डू यू फील टू बी अ वेट डॉक्टर? वेट डॉक्टर मतलब एक प्रोफेशन के साथ फीलिंग है ना। दिल से बताएं तो जब कोई पशु अच्छा होता है, किसी का पशु हम ट्रीटमेंट करने जाते हैं, ठीक हो जाता है, तो जब वो बोलते हैं कि भगवान तुम्हारा भला करे, वो फीलिंग। वो उस टाइम आपको बहुत अच्छा हाँ, लगता है। वो फीलिंग। पर उसके साथ ही थोड़ी सी दिक्कतें, जैसे नाइट कॉल, हैंड पशु को हैंडल करना, ये सब चीज़ें फेस करते हैं। बाकी अगर दिल से बताएं तो आई एंजॉय माई प्रोफेशन। सृष्टि दी, हाउ डू यू फील टू बी अ वेट? वेट होना थोड़ा मुश्किल भी है और चैलेंजिंग भी है, लेकिन मीनिंगफुल है। जब भी हम किस एनिमल का ट्रीटमेंट करते हैं और जब वो ठीक होता है तो दिल को बहुत सुकून मिलता है उससे। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है। नए नए विचारधारा अलग अलग रहती है उनकी, उन लोगों से मिलने का मौका मिलता है। तो एक तरीके से हर दिन इसमें नया एडवेंचर जैसा फील होता है। आपको इसमें वेट होना आपको बहुत अच्छा लगता है। यू बोथ फील टू बी अ वेट वेरी प्राउड। हाँ, यस। आप दोनों को बहुत प्राउड फील होता है। सर, हाउ टू बिकम अ वेट डॉक्टर? फुल प्रोसेस वी ऑल नो कि क्या प्रोसेस है स्टार्टिंग टू एंड। नीट जरूरी है क्या ठीक उसके लिए है जी। कि नहीं है? वेट वेट डॉक्टर बनना है तो 10 से ही आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। साइंस लेनी पड़ती है बायो के साथ। 10-12 बायो से करनी रहती है। उसके बाद नीट की तैयारी कर सकते हैं। नीट क्वालिफाई करना रहता है। नीट यूजी से ही कॉलेज कॉलेज मिलते हैं। 5.5 साल का यूजी का कोर्स होता है। पीजी करना चाहें तो 2 साल का पीजी भी है वेटनरी के लिए। पूरा एमबीबीएस ही टाइप है? हाँ, पूरा है ना, सेम है। नीट से ही मिल रहा है If तो you नीट want to be a vet doctor, you need to study like a MBBS सेम। student, same। पर अभी भी मिसकंसेप्शन लोगों के दिमाग में है कि नहीं पढ़ना पड़ता है, पर राइट नाउ इट्स क्लियर कि एमबीबीएस स्टूडेंट जितना पढ़ता है उतना ही एक वेट डॉक्टर बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ता नहीं, थोड़ा सा मैं करेक्शन करना चाहूंगा। है। जी। एमबीबीएस एक बॉडी को पड़ता है, खाली इंसान को। हाँ, वेटनरी इंसान को छोड़ के जितने जीव है सबको पड़ता है। इट्स हर एक की फिजियोलॉजी अलग है, हर एक की ट्रीटमेंट अलग है। कोई चीज एक पशु में लाइफ सेविंग है तो दूसरे के लिए वो जहर है। तो ये बहुत हमको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। इट्स मच मोर डिफिकल्ट देन हाँ, एमबीबीएस। बहुत मोर डिफिकल्ट है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर कोई स्टूडेंट अगर अपना विजन क्लियर नहीं है, अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली है, तो वो वेट बन सकता है? अगर असिस्टेंट, अगर एवीएफओ, अगर कुछ ऐसा डिप्लोमा होता अगर है? उसका, हाँ, अगर डिप्लोमा वो कर सकता है, अगर उसके मैथ्स से या बायो एग्रीकल्चर से उसने किया है तो फिर वो डिप्लोमा कर सकता है। 2 साल का डिप्लोमा होता है, उसके लिए भी एग्जाम देनी रहती है। एग्जाम देने के बाद कॉलेज मिलता है, 2 साल का उसमें डिप्लोमा होता है। उसके बाद जॉब के लिए भी फिर आपको एग्जाम देनी पड़ती है, तभी जाके जॉब मिलती है। यस। गवर्नमेंट वेट और प्राइवेट वेट, क्या डिफरेंस है दोनों में और क्या सही है और क्या अच्छा है? डॉक्टर, हाँ, एज ए डॉक्टर एज अ डॉक्टर। नहीं, गवर्नमेंट मतलब एक एज अ सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी। पर गवर्नमेंट और प्राइवेट में अगर डिफरेंट करें तो प्राइवेट में अगर गए तो जिस कार्य के लिए आपको लिया जाता है वही कार्य करना रहता है। गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। एज अ वेट डॉक्टर आप आए हो, लेकिन डॉक्टर कम और बाबू ज्यादा बन जाएंगे हम लोग। पूरे दिन जानकारियां देने में ही हो जाता है हम लोगों को। दूसरे काम भी बहुत सारे होते हैं उसके सिवा भी, जैसे ड्यूटियां लग जाती है, कभी इलेक्शन में ड्यूटी, कभी कहाँ ड्यूटी। तो ये सब हमको फेस करना पड़ता है, ये प्राइवेट में नहीं है ये सब। सर, कितना खर्चा आता है अगर कोई मिडिल क्लास स्टूडेंट अगर ये वेटनरी फील्ड में आना चाहे, तो हाउ मच एक्सपेंस इट इंक्लूड, कितना इंक्लूड होगा एक्सपेंस? और अगर मिडिल क्लास फैमिली का कोई बच्चा करना चाहे तो कर सकता है? हाँ, मिडिल क्लास का भी कर सकता है, सब कर सकते हैं इसमें। खर्चे की बात करें अगर, तो जैसे स्कूल स्कूल की फीस तो अपने को सबको पता है कैसे में हम पढ़ा रहे हैं। उसके बाद एक नीट का रहता है। नीट में आपको खर्चा करना रहता है। 1.5 से 2 1 से 1.5 लाख तक नीट की फी
कोचिंग जो रहती है वो फीस लेती है ट्रेनिंग उसके लिए, प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद नीट देना रहता है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो गवर्नमेंट कॉलेज की अलग अलग फीस रहती है, 10,000 से लेके 1 लाख तक की फीस इसमें अलग अलग कॉलेज की रहती है। अगर जैसे कोई कैटेगरी है तो उसमें भी कैटेगरी में शासन की तरफ से उसमें अनुदान भी मिलता है। और एमपी में तो जैसे बहुत इतना ज्यादा अनुदान है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। एसटी एससी ओबीसी में तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी डिग्री हो जाती तो एक मिडिल क्लास स्टूडेंट भी है, आराम से वेटनरी कर डॉक्टर सकते बन हैं। सकता है। क्योंकि सर ऐसी कोई पल आपकी अभी तक की जो आपका अभी करियर रहा उसमें ऐसा कोई स्टोरी आप बताना चाहेंगे, ऐसा पल कि आप वहाँ इमोशनल हो गए हो क्रिटिकल केस में? ऐसा पल बताऊं तो हाँ, एक स्टोरी है ऐसी। जब मैं आया था इस जॉब में नया नया, थोड़ा ही समय हुआ था मुझे, और 2-2:30 बजे करीब मुझे एक रात में कॉल आया। पशु बीमार, भैंस बीमार थी, भैंस के भैया बच्चा उलझ गया था। ठंड के दिन थे। मैं गया वहां पे 3 बजे के करीब पूछा, मैं देखा उसमें ज्यादा उलझन थी। मैंने जैसे जैसे करके ने बच्चे में हाइपोमेगेलिस हो गई थी, बच्चे का सिर बड़ा था, वो बाहर नहीं आ पा रहा था। तो उसमें अंदर ही ऑपरेशन करके उसको पानी भर गया था, निकाला था मैंने, बाहर निकाल दिया था। बच्चा तो पहले डेथ हो चुका था उसका, लेकिन भैंस बच गई थी। अब उसमें क्या था कि वो सिंगल लेडीज थी जो उसको पालती थी, और बहुत मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी नहीं थी उनकी। उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब फीस के, तो उन्हें जो था जो मुझे बताई उन्हें कंडीशन, मुझे पता नहीं था क्योंकि जाके मुझे उस दिन बहुत इमोशनल फील हुआ। और मैं फीस भी नहीं लिया उनकी। फिर उन्होंने इतनी दुआएं दी आप उस दिन पर, तो कहीं कहीं फीस मायने नहीं रखते हम लोगों की। दुआएं ज्यादा मायने रखती दुआएं, और वो पशु बच गया ना। हैं। हाँ। अगर मैं नहीं जाता तो जैसा आपको अभी बताया हमने कि कोई जैसे अनट्रेंड पहुंच जाते तो वो भैंस भी मरती है। इकोनॉमिकल लॉस बहुत ज्यादा हो जाता। वो वैसे ही गरीब लेडीज थी एक, और उसमें भी अगर उसकी भैंस मर जाती तो कितना ज्यादा लॉस होता है। बिल्कुल। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं यार, अपन ने जो प्रोफेशन चुना है बहुत अच्छा है, बहुत दुआएं भगवान ने मुझे सोच समझ के यहाँ भेजा है शायद, है ना। दुआएं ज्यादा मिल रही हैं। दुआएं तो बस वही आनी चाहिए। रेन हो, बारिश हो, ठंडी हो, मिडनाइट हो, कितना हेक्टिक होता है आपके लिए? हाँ, ये तो है, हर मौसम में हमारे लिए परेशानी ही है, क्योंकि ये एक 24 आवर्स सेवा है। हम रात में उठ के ये नहीं बोल सकते कि हमारी ड्यूटी खत्म हो गई। शासन भले बोल दे कि आपकी ड्यूटी 9 से 4 है, पर हम पशु मालिक को ये नहीं बोल सकते कि हमारी ड्यूटी 9 से 4 है। इमरजेंसी मतलब हमको जाना ही रहता है, चाहे बारिश हो, कैसी भी बारिश हो, कैसी भी ठंड हो, हम जाते हैं। तो इमरजेंसी हो, हेक्टिक तो होता ही है, हाँ पर आपको मैनेज करना पड़ता है। हाँ, हमको मैनेज करना पड़ता है और हम करते हैं। किस बात पे आपको सबसे ज्यादा दुख होता है सोसाइटी में एज अ फीमेल वेट अबाउट अ वेटनरी डॉक्टर? मिसकंसेप्शन है लोगों के कि मैं डायरेक्टली बोलना चाहूंगा कि ढांडों का डॉक्टर, ऐसा मिसकंसेप्शन है। तो आप उसके बारे में, उस स्टेटमेंट के, लोगों के स्टेटमेंट के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जब हम फील्ड में जाते हैं तो ये देखने को मिलता है कि अभी तक पशुपालक को यही नहीं पता है कि वेटनरी डॉक्टर कौन है। हाँ, लोगों को ये भी नहीं पता है कि वेटनरी डॉक्टर है ना। होते हैं। उनके यहाँ कोई भी आ रहा है, चाहे उसके पास डिग्री है नहीं है, क्या है, उसने कहाँ से पढ़ा, उसको कुछ नहीं मतलब है। वो पूछते भी नहीं है कि आप डॉक्टर है कि नहीं है। वो हर किसी को डॉक्टर ही समझते हैं। जो उपचार कर, झोला उठा के चले और उपचार करने लगे, इंजेक्शन लगाने लगे, वो सब डॉक्टर है। मतलब डॉक्टर को तो वो बहुत कम ही बुलाते हैं अपने पशु के इलाज के लिए, देखा जाए तो, है ना। डॉक्टर को जानते ही नहीं है ये स्थिति। और देख क्यों नहीं जानते, इसका कारण मैं बता देता हूं आपको। मैं आलोट में मैंने जब चार्ज लिया तो करीब 108 गांव में मैं अकेला डॉक्टर हूं। 108 गांव में आप अकेले डॉक्टर? कैसे जानेंगे? उसमें भी मुझे हॉस्पिटल देखना है, मुझे बहुत सारी योजनाएं देखना है, गौशालाएं देखना है। जैसे मैंने बताया कि कहीं ड्यूटियां हैं तो वो करना है। तो हम ट्रीटमेंट कब करेंगे? तो जब पशु मालिक के घर जाएंगे नहीं, ट्रीटमेंट नहीं दे पाएंगे, तो वो हमको डॉक्टर कैसे समझेगा? हम उसको सेवा देंगे तो जो डॉक्टर समझेगा। तो इसलिए डॉक्टर की विजन ही क्लियर नहीं है पशुपालक के दिमाग कि डॉक्टर क्या है। और जो पशुपालक अगर किसी को कॉल करके बुला रहा है, वो डॉक्टर नहीं है, तो फिर वो क्या है? नहीं, डॉक्टर नहीं है तो देखिए हमारे यहाँ से क्या है, जैसे कि गौ सेवा की एक ट्रेनिंग होती है,
जिसमें मैंने बोला था ना कृत्रिम गर्भाधान की इनको हम 3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें ये बीज रखने की जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उसके लिए ट्रेनिंग होती है, जिसमें ये वैक्सीनेशन कर सकते हैं, कृत्रिम गर्भाधान कर सकते हैं। पर जब ये फील्ड में जाते हैं तो ये ट्रीटमेंट भी करने लग जाते हैं, और ज्यादातर ये क्या घर घर जाके ट्रीटमेंट करते हैं, तो लोगों को इनसे परिचय ज्यादा हो जाता है। हाँ। वो समझते यही डॉक्टर है, ये टीका लगाने आ रहे, मतलब इलाज भी यही करेंगे। हाँ। ये नहीं बताते ना कि हमको इलाज की परमिशन नहीं है। मतलब सारा इलीगल चल रहा है। हाँ, इलीगल तो है, पर उसके बिना चल भी नहीं सकता ना। एक डॉक्टर, मैंने जैसे बताया कि मैं अकेला डॉक्टर हूँ, क्या 108 गांव में मैं सेवाएं दे पाऊंगा? क्या संभव भी नहीं है ना। दुख मुझे इसी बात का होता है कि मेरी मेहनत और जो कैपेबिलिटी है वो ना देखते हुए लोग मुझे जेंडर के बेस पे जज करते हैं। कई बार तो क्या होता है, बिना ट्रीटमेंट कराए ही बोल देते हैं, मतलब समझ लेते हैं, उनके दिमाग में है कि इनसे तो होगा ही नहीं, तो वो चीज़ ज़्यादा दुख देती है। लेकिन कभी कभी अच्छा भी लगता है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि मुझे देख के कोई और इंस्पायर होता है, उनको लगता है कि हाँ, हमें अपनी बेटी को भी आगे बढ़ाना चाहिए, तो वही चीज़ मेरे लिए एक अचीवमेंट की तरह है। तो इस चीज़ से मुझे अच्छा फील होता है। How you manage your veterinary life with your personal life, family life, and with a baby? How you manage all the things at a time? Because आपको रूरल एरिया में भी जाना पड़ता है, आपको हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, अगर आपको कॉल आ गया वहां पे भी जाना पड़ता है, तो हाउ यू मैनेज ऑल द थिंग्स विद अ बेबी? एक छोटे बच्चे के साथ हाउ यू मैनेज? सच कहूँ तो जॉब, बेबी और घर, तीनों चीज़ें एक साथ संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव है, साथ में जो हमारा स्टाफ है वो भी बहुत सब। कभी कभी लेकिन गिल्ट होता है कि मैं कोई भी चीज़ में अपना 100% नहीं दे पाती हूँ। जैसे बेबी में, बच्चे के लिए भी कभी कमी रह जाती है, जॉब में भी कमी रह जाती है, और जैसे घर है, घर में तो हमेशा यही है कि कमी ही रहती है, तो ये गिल्ट होता है। तो सबसे ज़्यादा जो टफ चीज़ है ना, वो टाइम नहीं है, वो है सोशल प्रेशर। मतलब ये है कि हम 2026 में तो आ गए हैं, लेकिन जो हम लोगों की सोच है ना सोसाइटी की, वो अभी भी बहुत ज़्यादा पीछे है। लोग क्या है, अब फर्क बस ये रह गया है कि जो लोग बागों को, अब महिला जो काम पे जाती है वो तो देखना पसंद है, लेकिन अगर उस महिला के घर में कोई दूसरा काम वाला कोई आ रहा है घर के कामों के लिए, वो लोगों को देखना पसंद नहीं है। तो ये एक फर्क है। ये प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है हाँ। इन सारी चीजों के बीच में। भी करें और साथ में घर में भी ये सब काम करें, तो ये सोसाइटी ने क्या है, स्केल बना रखा है आइडल वुमेन वाली। उस चीज़ से मतलब मैं ही नहीं, ज़्यादातर बहुत सारे जो वर्किंग वुमेन सब परेशानी है। लेकिन मैंने जो चीज़ सीखी है अभी तक, वो ये है कि आइडल वुमेन और ये सब कुछ नहीं होता। बैलेंस तो किसी चीज़ में नहीं हो पाएगा, बस ये है कि हमको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो कभी जिस चीज़ में ज़्यादा ज़रूरत है उस जगह में हम प्राइवेट नहीं हो जाए। ऐसा है कि जब जिस काम को ज़्यादा ज़रूरत है, जिस काम में उस जगह हमको प्रायोरिटी देना पड़ेगा। तो कभी जॉब में, कभी बेबी के लिए, कभी घर में, तो इस तरह से ही मैनेज करना पड़ता है। क्योंकि मैं हर मतलब तीनों जगह तो मैं परफेक्ट नहीं हो सकती हूँ, लेकिन ये है कि मैं अपनी तीनों जगह अपनी जो जिम्मेदारी है वो ठीक से निभाती हूँ, और वही मेरे लिए काफ़ी है। इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज ऑल द थिंग्स। हाँ। नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहूंगा कि Sorry. अगर कोई पशुपालक फर्स्ट एड किट रखना चाहे अपने घर में पशु के लिए, तो क्या 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 रख सकता है उसमें? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो जो आफरा हो जाता है, आफरा, जिसको आफरा, उसमें Blood. गैस हो जाती है। हाँ, पशु को। पशु को गैस हो जाती है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है क्या रखना, सायरब आते हैं उसके लिए, सायरब आता है, वो रखना एंटी इम्पोर्टेंट ब्लोट सायरब आते हैं, अलग अलग कंपनी के आता है, टायरल, गेस्टिना, मेगाब्लोटा, तो ये रख सकते हैं। ये रखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो आफरा होता है ना, कभी कभी ये जानलेवा भी हो जाता है। तो इसमें इतना टाइम नहीं मिलता, इमरजेंसी है ये, इसमें इतना टाइम भी आपको नहीं मिलेगा कि आपके पास डॉक्टर भी आए तो भी या फिर आप लेने आओ इतनी देर में भी ये दुर्घटना हो सकती है कि पशु की डेथ हो जाए। तो इसके लिए जो सायरब होता है ये रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग लाइफ रहता है उसका, 3 साल तक वो वैसे भी एक्सपायर नहीं होता है, तो रख सकते हैं। 50 रुपए का आता है सिर्फ। उसके अलावा टिंचर बेंजोइन, जैसे कि कभी घाव हो जाता है, उसमें ब्लड आ रहा है, रुक नहीं रहा है, तो वो लगा देंगे तो उससे तुरंत के लिए उसको ब्लड रुक जाएगा। उसके बाद नॉर्मल ये कॉटन बैंडेज, ये एंटीसेप्टिक सब क्रीम, एंटीसेप्टिक क्रीम, ये सब रख सकते हैं। एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेज और ये रखना एक पशुपालक हाँ। के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, ये अगर तो वो होना ही किसी चाहिए। गांव में है और डॉक्टर ऑन टाइम नहीं आ सकते, तो वो पशुपालक अपने फर्स्ट एड किट में रख सकते हैं। और Next, लेकिन क्या नहीं रखना है ये भी है। क्या कोई नहीं भी रखना चाहिए? कोई भी एक तो इंजेक्शन आप अपनी मतलब मर्जी से नहीं लगाना है उसको, क्योंकि बहुत सारा तो लगा देते हैं, और अपने हिसाब से मेडिकल जाके भी मेडिसिन ले आते हैं, दे देते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करना है।
सिर्फ फर्स्ट एड बॉक्स में यही सब रखना है। इसके अलावा कोई भी बोलस या कुछ भी चीज़, कोई भी इंजेक्शन अपनी मर्जी से नहीं देना है। और सब कुछ जो भी उसके बाद अलावा तो सब कुछ आपको डॉक्टर को बुलाओ और उनके डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन की सलाह से ही देना चाहिए। हाँ। फोन पे पूछ सकते हैं आप कम से फोन कम। पे आप हाँ, हाँ कर फोन पे भी कम से कम उसको हम मेडिसिन बता देंगे, ये टेबलेट दे दो अगर ये स्थिति है तो, जी। है ना। तो उस समय सिम्टोमेटिक तो दे ही पाएंगे, वो अपनी मर्जी से ना दे। और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है पशुपालक के लिए, क्योंकि पशुपालक अगर कोई पशु रख रहा है और उसको लॉन्ग टाइम अगर किसी पशु को रखना है घर में, तो वैक्सीनेशन इज मच मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं वैक्सीनेशन के बारे में पूछना चाहूंगा, और कितने समय में एक वैक्सीनेशन लगाना चाहिए एक पशुपालक को, तो वो भी अगर आप हमें बताना चाहें तो। तो वैक्सीनेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है 50% जो जानलेवा बीमारी होती है वो चीज़ बच जाती है। और जैसे कि HS हो गया और BQ, गलघोटू बोलते हैं जिसको, ये एक जानलेवा बीमारी है। लेकिन क्या होगा, अगर हम वैक्सीन लगा देंगे तो ये इस चीज़ से बच जाएंगे। तो ये आर्थिक हानि भी नहीं होगी, पशु की डेथ नहीं होगी इससे। एक क्या FMD बोलते हैं, है। और एक FMD है, ये साल में जैसे 2 बार लगता है। इसमें ये जानलेवा तो नहीं होता है, लेकिन इसमें ये है कि आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर पशु को ये हो गया FMD, जिसको खुरपका मुंहपका बोलते हैं, और यहाँ लोकल में तो खराड़ भी बोलते हैं जिसको। तो अगर ये हो गया है तो इसमें आर्थिक नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें दूध मतलब बिल्कुल ही बंद कर देती है पशु देना। सर नेक्स्ट आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि होममेड, जो अगर कोई पशुपालक होममेड कुछ बना रहा है पशु के लिए, वो सही है या पैक्ड फूड सही है? नहीं, होममेड ज्यादा अच्छा है। पैक्ड फूड जैसे लेते हैं जी। तो इसमें आर्थिक नुकसान ही होता है ज्यादा। अगर होममेड वो दे रहा है तो बहुत अच्छा है। लार्ज एनिमल में चाहे तो, जैसे जो पशुपालन करता है वो खेती भी करता है, तो उसके पास वैसे ही अनाज बहुत तरह के आते हैं खुद की खेती से, तो उनको मिक्स करके एक मोटा मोटा उनको पीस के और शुक्ल में मिला के दे सकते हैं। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उसको न्यूट्रिशन जो चाहिए वो पूरा हो जाएगा उससे, है ना। अगर होममेड फूड इज बेटर हाँ, देन पैक्ड होममेड। फूड। अगर इसको एक जैसे बोल रहे ना कि एक बिजनेस की तरह सोचेंगे, तो एक एक पैसा बचाना चाहिए, तभी बिजनेस सक्सेस होता है। जी। बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना, कि कितना उसको खरीदने से अपना कितना पैसा लग रहा है, होममेड से कितना हो रहा है। तो एक एक पैसे का जब हिसाब लगाएंगे तो होममेड उसको लगेगा कि हाँ ये फायदेमंद। जी। और सर नेक्स्ट में आपसे मिल्क इंजेक्शन कंट्रोवर्सी जो होती है, इंजेक्शन कितना हार्मफुल है एक पशु के लिए, अगर पशुपालक दूध निकालने से पहले लगाते ही है? अच्छा, मैंने अक्सर देखा है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ना, जो आप इंजेक्शन हाँ का नाम ले रहे हैं, वो पशुपालक लगाता है। अगर उसका हाँ, उसका बच्चा मर पशु का जाता है। बच्चा मर जाता है तो दूध निकालने के लिए वो इंजेक्शन लगाता है, तो कितना हार्मफुल है एक पशु के ये लिए? बहुत ज्यादा हार्मफुल है, और ये वैसे भी एक संज्ञेय अपराध में आता है। एनिमल क्रुएल्टी एक्ट 1960 की धारा 12 इसमें लगती है, तो इसको तो लगाना ही नहीं चाहिए। पशु के Avoid साथ करना चाहिए। बिल्कुल लगाना ही नहीं चाहिए। जी। ये पशु के साथ साथ जो इसका मिल्क कंजप्शन करता है इस प्रकार का, उसमें से तो इंसान पे भी ये बहुत सारी दिक्कतें करता है, जैसे स्ट्रेस हो गया, बीपी हो गया, हाई बीपी हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गया, एलर्जिक रिएक्शन हो गया, और लॉन्ग टाइम कंजप्शन इसमें स्टेरिटिल आ सकता है इंसान इन्फेंट में जन्म। तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अपराध है, ये तो अपराध की श्रेणी में आता है। तो सर उसके बदले में क्या दे सकते हैं हम? अगर उसके बदले उसका में बच्चा मर गया तो? दूध हाँ, नहीं निकाल पा उसके रहा है पशु। नहीं निकाल पा रहा है तो इसके लिए बोलस आती है, गोली के फॉर्म में आती है, गोलियां मिलती है इसके लिए अलग से, जो कि इस तरह के इफेक्ट नहीं करती है। दूध निकालने से एक घंटा पहले दे सकते हैं उसको, और 1 घंटे बाद वो दूध के लिए बैठेगा तो 1-2 दिन उसको समस्या आएगी, पर वो फिर धीरे धीरे पशु धीरे धीरे दूध देना चालू कर देता है। तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा, डेयरी फार्मिंग की बिगेस्ट प्रॉब्लम, अगर किसी ने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट किया है तो उसकी बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है? डेयरी फार्मिंग की बिगेस्ट प्रॉब्लम, अगर उसको पहले से नॉलेज है तब तो उसको हैंडलिंग में दिक्कतें कम आती है, लेकिन जब एकदम से शुरू में ही चालू किया तो वो मैनेज नहीं कर पाता सब। उसको पता नहीं रहता कि पशु को कितना खिलाना है, कब खिलाना है ना, और किस सीजन में कौन सा चारा खिलाना है। चारा भी सीजनल वाइज होता है। दूसरी बात, जैसे डिसीज का उसको पता नहीं रहता, वैक्सीन का पता नहीं रहता, वैक्सीन लगाना नहीं लगाना, छोटी छोटी चीजें उसको नुकसान दे जाती है, और ऐसे में उनके फार्म बंद हो जाते हैं।
तो इसका प्रॉपर पहले नॉलेज लेना चाहिए, ट्रेनिंग लेनी चाहिए, उसके बाद ही डेयरी फार्मिंग में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी सोच लिया और करना, ये नुकसान दे देगा, है ना। और एकदम से लार्ज स्केल पे इसको ना चालू करे। जब भी कोई स्टार्टअप कर रहा है तो इसको स्मॉल स्केल से चालू करे, जैसे 2 पशु 5 पशु लाके करे, उसमें उसको समस्या समझ में आ जाएगी खुद ही। इसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ा सकता है ना, खुद भी बढ़ा सकता है, खरीदना कम पड़ेगा, उसकी बच्चियां आएगी, उसको तैयार करके तो 3 साल में उसकी बच्चियां तैयार हो जाती है, तो खुद के पशु बढ़ने लग जाएंगे ना अपने आप ही। सृष्टि दी, हम आपसे पूछना चाहेंगे, अ मैसेज फॉर अ फार्मर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फार्मर को? किसान को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो पशुपालन है उसको वो मेन बिजनेस की तरह करे, साइड बिजनेस की तरह नहीं। ये नहीं कि सिर्फ रख लिया है और अपने घर में डेली जितना, खर्चा निकाल रहे हैं उससे। हाँ हाँ, बस ये मतलब नहीं खाली कि बस दूध घर घर में दूध आ गया खाने हो के कि लिए सब, रख लिया हो। उसको मेन बिजनेस की तरह बनाओ तो ही उससे फायदा मिलेगा। और उसको अच्छे से एक तरह से मेन बिजनेस मोटिव यूज करें और हाँ, उसका दूध सेल करके, एक किसान खेती के लिए ही खेती करता है, उसको साइड बिजनेस 2 भैंसे रख के दूध हाँ, निकाल नहीं, के जैसे बेच के घर अभी खर्चा अपन निकालता है। हम पशुपालक से बात करेंगे, जैसे अगर वो खेती कर रहा है तो आज पशुपालक बोलेगा, वो किसान बोलेगा कि मेरी लागत भी नहीं निकल रही खेती से। पर पशुपालन में ऐसा नहीं है कि लागत भी ना निकले, इसमें नुकसान नहीं जा सकता अगर उसने प्रॉपर वैक्सीनेशन और प्रॉपर हाइजीन रखा है तो बस। जैसे खेती में तो क्या है, जैसे पर्यावरण का भी बहुत वो, जैसे ज्यादा बारिश हो गई या हाँ, कभी फसल बारिश खराब नहीं हो हुई। जाती है, फसल पक भी गई, अपन ने तैयार कर ली, घर में ले आए, पर भाव नहीं मिला, मार्केट पे भी डिपेंड करता है। पर ऐसा नहीं है कि दूध आज 50 है, कल आपको 25 ही मिलेगा, दूध का भाव बढ़ ही रहा है। हमेशा ही बढ़ेगा। डिमांडिंग तो है ही, हमेशा तो देख ही रहे हैं अपन, नकली बन रहा था, ये कारण यही है ना कि डिमांड तो है। कुल मिला के जो डेयरी फार्मिंग को है, आप मेन बिजनेस की तरह कीजिए, हाँ, साइड बिजनेस की तरह मत कीजिए। तो हाँ ये 100% फायदा देगा। और इसके साथ साथ हम सर से ये भी पूछना चाहेंगे कि अगर कोई डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर रहा है तो क्या क्या स्कीम्स हैं हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की क्योंकि कोई स्टार्टअप जीरो से स्टार्ट कर रहा है तो फंडिंग नहीं हो पाती लोगों के पास, तो क्या स्कीम्स गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है विद सब्सिडी? हाँ। गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है, तो सर आप बताना चाहेंगे कुछ जी। ऐसे स्कीम्स जो देख- फार्मर्स ले सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं प्रॉपरली? हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीमें चल रही है, जैसे डेयरी प्लस, इसमें 2 भैंसें मिलती है, 50% की सब्सिडी रहती है ना। उसके बाद अगर थोड़ा और ज्यादा लेना चाहे तो 5 भैंस या 10 भैंस उसकी इच्छा है लेने की, तो आचार्य विद्यासागर योजना है। 25% सब्सिडी इसमें जनरल में मिलती है, जनरल ओबीसी में, 33% सब्सिडी एसटी एससी में इसमें मिलती है। बहुत ज्यादा सब्सिडी अगर कोई हाँ। स्टार्ट करना चाहे। और इसी के साथ और आगे जाना चाहे तो 25 भैंस की भी अपने पास योजना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसमें 25 भैंस एक साथ ले सकते हैं। वो 42 लाख की योजना है ये, और 10.5 लाख की इसमें भी सब्सिडी है। इसमें अगर बहुत बड़े बिजनेस पे लेवल पे करना चाहे तो इसको हम 25 भैंस मतलब 1 यूनिट माना जाता है, जैसे वो 8 यूनिट एक साथ ले सकता है, मतलब 200 पशुओं से भी शुरू कर सकता है। मतलब आप अगर डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, हाँ, और इसी प्रॉपर गाइडेंस से आप अच्छी डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर इसी सकते के हैं। साथ जैसे स्मॉल एनिमल में भी है, जैसे बकरी पालन कोई करना हाँ। चाहता है तो 10 बकरी के लिए भी एक योजना है हमारे पास 77,000 की, जिसमें 30,000 तक की सब्सिडी हो जाती है, और एसटी एससी में 46,000 की सब्सिडी उसमें होती है ना। अगर लार्ज स्केल पे उसको करना है गोट फार्मिंग, तो एनएलएम से भी हमारे पास बहुत सारी योजनाएं चल रही है, जिसमें गोट फार्मिंग भी है, कुक्कुट विकास है, चारा उत्पादन है, उसमें डायरेक्ट 50% सब्सिडी शासन देता है। तो 50% सब्सिडी आम योजनाओं में नहीं मिलती। नहीं तो जी सर, क्या ऐसी एक चीज है जो एक किसान दूध बढ़ाने के लिए कर सकता है? क्योंकि हर किसी किसान का यही रहता है कि दूध उत्पादन कैसे बढ़ाए, हाँ, तो फार्मर क्या ध्यान रख सकता है उस चीज के लिए? ठीक है। क्या होता है कि हमारे यहाँ जो मानसिकता है पशुपालक की, वो ये है कि जब वो पशु दूध देना चालू करता है तब उसकी खिलाई पिलाई चालू करते हैं, यहीं से सबसे ज्यादा लॉस होता है। जब पशु प्रेग्नेंट है तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की उसको जरूरत उस समय रहती है। मिल्क ग्लैंड डेवलप जो होती है वो प्रेगनेंसी में होती है। उन मंथ्स के द्वारा होती है, हाँ, के मतलब duration मिल्क में होती है। प्रेगनेंसी पीरियड में होती है, तो उसमें अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहेगा तो मिल्क ग्लैंड डेवलप नहीं होगी, क्योंकि एक तो उसमें बच्चा पल रहा है, फिर ये उसका डेवलपमेंट करना, उसको मैनेज करना है, तो बहुत सारा उसमें न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। लेकिन पशु मालिक सोचता है कि अभी तो दूध नहीं दे रहा है तो इसको क्या खिलाना, तो वो खिलाता नहीं है। वो सोचता है कि आज जन गया अब खिलाता हूं। हमने ऐसे पशु देखे हैं जो जनने के बाद 1 लीटर दूध भी नहीं देते हैं,
कारण यही है कि उसने प्रेगनेंसी में उसका मैनेजमेंट नहीं किया। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि प्रेग्नेंट पशु की बहुत अच्छी तरीके से देखभाल की जाए, जरूरी पोषक तत्व उसको दें, मिनरल मिक्सचर उसको प्रोवाइड करवाएं, ताकि वो जन्ने के बाद बहुत अच्छा आपको प्रोडक्शन देगा। कुल मिला के प्रेग्नेंट पशु जो है उसको उसी टाइम पे अच्छा हाँ, खिलाया पिलाया जाए, तो जब वो मिल्क जब देगा तो वो अच्छी क्वांटिटी में देगा और अच्छा प्रोडक्शन होगा मिल्क अच्छा का। प्रोडक्शन हो। सर नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या क्या मिक्सचर एक पशुपालक को करना चाहिए डेली डाइट में, अगर कोई पशु को कुछ खिला रहा है हाँ, तो क्या क्या जरूरी है? देखिए क्या होता है, ये भी एक अपने यहाँ है कि जब हरा चारा आता है पशुपालित, जैसे बारिश के सीजन में हरा चारा बहुत रहता है, हाँ तो वो सूखा बिल्कुल बंद कर देते हैं। हाँ लेकिन ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। हरा चारा दे रहे हैं, साथ में सूखा हमेशा देना चाहिए, है ना। जब हरे चारे की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो आप कंसंट्रेट कम कर दे, जैसे पशु आहार वगैरह दे रहे हैं तो इसको रिप्लेस कर दीजिए उससे, तो ये आपको इकोनॉमिकल होगा। हरा चारा भी दे रहे हैं आप और पशु आहार भी दे रहे हैं तो फिर ये इकोनॉमिकल नहीं जाएगा, उसको फिर नुकसान। वही अगर बिजनेस की तरह सोचेंगे तो एक एक पैसा बचाना है, तो रिप्लेस कर सकते हैं आप। अगला सर आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर कोई डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर रहा है तो डेयरी फार्मिंग को गाय से भी स्टार्ट कर सकता है, भैंस से भी स्टार्ट, और वहीं पे बकरी से भी कर सकता है। पर कॉमनली अगर कोई किसान चालू करता है डेयरी फार्मिंग तो गाय से करे या भैंस से करे, क्या अच्छा रहेगा? किसमें प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी और लोग सेलिंग भी करते हैं, तो क्या अच्छा रहेगा? देखिए क्वालिटी विद क्वांटिटी, हाँ अगर इस पे जाएंगे तो अगर आपका दूध अगर फेट के बेसिस पे बिकता है तो आपको भैंस लेना ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि भैंस में फेट ज्यादा आएगा तो आपको रेट ज्यादा मिलेगा। पर अगर सिर्फ डायरेक्ट जैसे आप मार्केट में सेल कर रहे हैं बिना फेट के, तो गाय का दूध का क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। अगर दोनों लेंगे तो क्वालिटी विद क्वांटिटी मिलेगा। कि गांव वाले अपने पशु को लेके ज्यादा इमोशनल होते हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि कुछ पशुपालक पशुओं से ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी डेथ के बाद इमोशनल रहते हैं प्रैक्टिकल, और डेथ ना भी हो तो उस प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिकल रहते हैं, इमोशनल रहते हैं, इमोशनल ज़्यादा रहता है। वो अपने पशु से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। नहीं, उनको दुख होता है जब पशु उनका डेथ हो जाता है, बीमार होता है, तो बहुत दुखी होता है, तो पशुपालक रोने लग जाते हैं, मतलब इतने कनेक्ट रहते हैं उससे, इमोशनल अगर वो लगाव पशु हो जाता है। छोटे से ही अगर उन्हें पाला तो वो बहुत हाँ, ज़्यादा बहुत इमोशनल ज्यादा रहता इमोशनल, उनको बच्चे की जैसे लगते हैं ना, फैमिली मेंबर जैसा लगता है, उन्हें बच्चे से बड़ा किया ना है। उसको कुछ भी। प्रैक्टिकल भी होता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं, वो प्रैक्टिकल ही रहते हैं, वो सिर्फ अपना फायदा, और वो गलत तरीके से देखते हैं, सिर्फ दूध दिया तब तक रखेंगे फिर बेच देंगे, फिर दूसरा खरीद लेंगे। तो ऐसे भी देखे हैं पशु पालन वाले। हाइजीन पशु के लिए जरूरी है, हाइजीन तो बहुत ज़रूरी है। कैसे मेंटेन कर सकता है एक पशुपालक हाइजीन? एक तो क्या करें, जो पशु को है मतलब उसकी रोज़ सफाई करना, उसको नहलाना, जहाँ और उसको जहाँ बांध वो रहे उसको बांध रहे हैं उस जगह को भी साफ रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत मतलब ज़्यादातर बीमारी वहीं से होनी है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान देने वाला है थानेला रोग जो होता है, ये होता ही इसी वजह से है। क्योंकि जब पशु हाइजीन बैठा होती है। पशु जहाँ बैठा वहीं मलमूत्र त्याग कर रहा है, वहीं वो बैठ रहा है, तो उसके लिए थान वगैरह उसको ही लग रहा है, तो उस वजह से हाइजीन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि अगर कोई वेट स्टूडेंट है तो आपका मैसेज क्या रहेगा उनके लिए, कि अगर वो वेटनरी फील्ड में आ रहे हैं तो क्या आपका मोटिवेशन और क्या मैसेज रहेगा? नहीं, वेट अच्छी फील्ड है, कर सकते हैं एंजॉय, अगर एंजॉय करेंगे तो बहुत अच्छी फील्ड है। एज बर्डन लेंगे तो फिर ना आए। सॉरी, अगर आपको गोबर से बदबू आती है तो आप वेटनरी ना लें, क्योंकि अगर वेटनरी लिया है तो गोबर में हाथ डालना पड़ेगा। पर ये है कि आदत भी हो जाती है अगर शुरू में मानसिक बेकार भी लग प्रिपेयर रहा है। होके आए इस चीज के, प्रिपेयर हाँ, होके आए अगर इस इसके फील्ड में लिए, आ रहे हो। हाँ, मेंटली प्रिपेयर होके आए। सेटिस्फेक्शन आप बहुत है आपसे हाँ, बात करके ही मुझे लगा कि एक वेटनरी फील्ड में बहुत सेटिस्फेक्शन है। सर लास्ट क्वेश्चन इज फॉर मी कि आपका आलोट में क्या एक्सपीरियंस रहा है? आलोट, और आप बोल रहे हैं कि 108 गांव आपके अंडर है, तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस अबाउट वेटनरी इन आलोट रिलेटेड एरिया? नहीं, आलोट में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पशुपालक बहुत जागरूक है इस चीज को लेके, जी अच्छे पशु रखना पसंद करते हैं, जी मतलब उनको चाहिए अच्छा पशु रखना, अच्छा प्रोडक्शन लेना। भले एक भैंस भी रखेगा कोई तो वो भी अच्छी क्वालिटी की रखे, जैसे मुर्रा भैंस पे ज्यादा हाँ यहाँ पे, मुर्रा भैंस यहाँ बहुत ज्यादा हाँ है ना। जिस एरिया से मैं आता हूँ, जैसे मंदसौर जैसी जगह से, भानपुरा से, तो वहां पे अभी इतना जागरूक नहीं है पशुपालक, उसने उस अभी साइड तक गाय इसको, का ज्यादा है। हाँ, उधर गाय ज्यादा है, पठार आ गया है, तो हाँ हमारा वहां पे गाय का ज्यादा भी है, और भैंस भी जिसने रखी है तो क्वालिटी वाला नहीं, मतलब जो चलता आ रहा है, चल रहा है, साइड बिजनेस, बिल्कुल सुबह शाम का दूध मिल जाए उसको, उसके सिवा उसको कोई मतलब नहीं उससे। तो एरिया बहुत अच्छा है, सपोर्टिव, लोग हमारी बात को समझते हैं, हम बोलते हैं तो। दैट्स इट फॉर दिस टुडेज पॉडकास्ट, दैट इज वेटनरी लाइफ हमने आज डिस्कस करी। ज्यादा ज्यादा हमने डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड बात डिस्कस करी, और ज्यादा से ज्यादा हेल्प लेने की कोशिश करी कि मैं मैसेज पहुंचा सकूं गांव के जो किसान हैं और जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, जैसे कि इंजेक्शन के बारे में नहीं पता था, और भी बहुत सारी चीजें हमने आज बात करी। और थैंक यू सर एंड थैंक यू दी फॉर थैंक कमिंग यू। ऑन आवर पॉडकास्ट। और आप सभी के लिए नेक्स्ट पॉडकास्ट बहुत जल्दी आएगा। Just wait for another next podcast. If you like this podcast, do like, share and follow Talk with Alot. Thank you.